जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये केमिस्ट्री की मेरी हैंड नोट्स है, जिसका हम लोग जो है 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है जिसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ये इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है कि सीधी श्रृंखला वाले जो एल्केन है, उसको हम लोग नॉर्मल एल्केन कहते हैं। मतलब कि वैसी कार्बनिक यौगिक जिसकी जो है पैटर्न जो है वो एक सीधी श्रृंखला वाली होती है, उसको हम लोग जो है नॉर्मल एल्केन कहते हैं। और एक कार्बन परमाणु से यदि 3 कार्बन परमाणु अगर संलग्न हो जाए, यानी कि एक कार्बन परमाणु से अगर 3 अलग-अलग कार्बन परमाणु जुड़ी हुई हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आइसो एल्केन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो और अगर एक कार्बन परमाणु से अगर 4 कार्बन परमाणु अगर जुड़ी हुई हो, तो उसको हम लोग नियो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से 3 टाइप हो गया, यहाँ पे नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये क्या है कि पेंटेन है, ठीक है? ये पेंटेन का C5H10 है, ठीक है? तो यहाँ से C5H10 है तो इसकी जो है श्रृंखला जो है एक लीनियर है, ठीक है? वो सभी जो है सभी कार्बन परमाणु एक लीनियर में जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार से कहेंगे कि यह एक जो है नॉर्मल पेंटेन के नाम से इसको जानेंगे। यहाँ पे जो है आइसोपेंटेन इसका नाम है, ये भी C2H5 ही है, ठीक है? यहाँ पे C5H10 सॉरी, ये इसका नाम भी C5H10 ही है, लेकिन यहाँ से एक कार्बन परमाणु ये जो कार्बन परमाणु है, यहाँ से अलग-अलग 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। एक ये कार्बन परमाणु और एक ये कार्बन परमाणु और एक ये कार्बन परमाणु। यानी कि एक कार्बन परमाणु जो है अलग-अलग 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग आइसोपेंटेन के नाम से जानेंगे। और यहाँ से जो है इसको नियोपेंटेन के नाम से जानेंगे। इसका भी सूत्र जो है C5H10 ही है, लेकिन यहाँ से ये जो है कार्बन जो है एक कार्बन जो है अलग-अलग 5-4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसे 1, 2 और एक तीसरा हो गया और एक चौथा हो गया, ठीक है? यहाँ से तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, ये अलग-अलग जो है 4 अलग-अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग नियोपेंटेन के नाम से जानेंगे। तो इतना आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे कि कार्बन के कुछ प्रकार जो भी जो समूह है, इसके समूह के बारे में जानेंगे कि कार्बन के कुछ जो है अलग-अलग समूह होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबका सिंबल अलग-अलग होता है, तो यहाँ से जो सिंबल OH है, इसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं या इसको हम लोग जो है हाइड्रॉक्सिल के नाम से भी जानते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो CHO जो है, CHO को हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं और CO जो है, इसको हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं या कार्बोनिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और COOH जो है, इसको हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं और NH2 को हम लोग एमिनो के नाम से जानते हैं और NO2 जो है, NO2 को हम लोग नाइट्रो के नाम से जानते हैं। और देखिए, यहाँ से जो है ये जो है जितने भी ये प्रकार्यात्मक जो समूह है, ये कार्बन परमाणु से, ये कार्बन के यौगिकों से जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ से हम लोग अगर ईथर की बात करेंगे, तो ईथर जो है 2 कार्बनिक यौगिकों से जो है ये O जो है प्रकार्यात्मक समूह अगर जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, ठीक है? और हैलो समूह का ये जो है क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया या आयोडो हो गया, तो इसको हम लोग हैलो समूह के नाम से जानते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो है F से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो से ये सब जुड़ा रहेगा, तो इसको जो हम लोग हैलो समूह के नाम से भी जानते हैं। और सी डबल ओ अगर प्रकार्यात्मक समूह अगर दिख रहा है, जो कि 2 कार्बन यौगिकों से जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग एस्टर के नाम से जानेंगे। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल हो गया CH3 C और CH3, तो इधर 2 कार्बनिक यौगिक है और दोनों कार्बनिक यौगिक जो है COO से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है प्रकार्यात्मक समूह किसका है जी? ये एस्टर का है, तो इस प्रकार से कहेंगे कि ये एस्टर का फ़ॉर्मूला है, ठीक है। तब यहाँ से अब सबकी अलग-अलग जो है बारे में जानेंगे और सबकी जो है अलग-अलग एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे और उसके कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हैलो समूह के बारे में। तो हैलो समूह का जो है सूत्र क्या होता है? CnH2n इंटू X होता है, ठीक है? तो इसका सबसे पहले अगर हम n बराबर अगर हम 1 लेके चलते हैं, तो n बराबर 1 पे अगर रखेंगे तो और फ्लोरो को लेके चलेंगे, ठीक है? और फ्लोरो प्रकार्यात्मक समूह को अगर जोड़ेंगे तो CH3F बनेगा, ठीक है? तो CH3 जो F बनेगा इसका नाम क्या होगा? फ्लोरोमीथेन, क्योंकि ये जो है ये मीथेन कैटेगरी का है
ये जो है एल्केन कैटेगरी का है, ठीक है? जिसको एल्काइल के नाम से भी जानते हैं, तो एल्काइल वाले में क्या होगा कि एक प्रकारात्मक समूह जुड़ेगा। तो इसको तो अगर F जुड़ा रहेगा तो इसको नाम देंगे फ्लोरोमीथेन, CH3Br यानी कि ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे ब्रोमोमेथेन हो गया। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि N बराबर 2 रखते हैं इसमें, तो C2H5F हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरोएथेन के नाम से जानेंगे। और यहाँ से C2H6 C2H5Br अगर n बराबर 2 लेंगे तो C2H5Br होगा जिसको हम लोग ब्रोमो एथेन के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का प्रकारात्मक समूह क्या होता है? OH होता है, ठीक है? तो CnH2n N2OH इसका फॉर्मूला होगा और n का वैल्यू जो है हम लोग रखते जाएंगे 1 2 3 4 जितना मन करे उतना रख सकते हैं। उसके हिसाब से उसका नामकरण करेंगे। जैसे अगर n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा CH3OH जिसका नाम होगा मेथेनॉल। और एल्कोहल जो भी होगा तो एल्कोहल वाले के नामकरण हम लोग लास्ट में एनॉल जोड़ के हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से CH3OH तो ये मीथेन का है, तो मीथेन में एनॉल जोड़ देंगे तो मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है? और C2H5OH जो है ये एथेन है, ठीक है? और एथेन में हम लोग जो है OH जोड़ेंगे तो एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह के बारे में, ठीक है? एल्डिहाइड समूह के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का फ़ॉर्मूला क्या होता है जी, CHO जो है वो कार्बनिक यौगिक से जुड़ा रहता है, CHO। इसका जो है ये स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O इंटू H, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1 इंटू CHO, यानी कि इसमें जो है कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा इसमें जो है CHO जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड समूह के नाम से जानेंगे। और इसका नामकरण करने के लिए लास्ट में हम लोग एनाइल जोड़ के हम लोग करते हैं, यानी कि एनाइल, ठीक है? एनॉल जोड़ेंगे तो एल्कोहल और एनाइल जोड़ेंगे तो एल्डिहाइड, ठीक है? सबसे पहले हम इसमें हम n बराबर 0 से शुरू करते हैं, ठीक है? n बराबर जब 0 इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा कि HCHO मिलेगा, ठीक है? जिसका नाम जो है मेथेनाइल के नाम से जानेंगे, क्योंकि लास्ट में एनाइल जोड़ेंगे तो मेथेन में एनाइल जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मेथेनॉल मिलेगा, जिसको हम लोग साधारण नाम से किसे जानते हैं जी? साधारण नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड है। अगर हम n बराबर 1 अगर लेते हैं, तो n बराबर 1 लेंगे तो ये फ़ॉर्मूला क्या बनेगा जी? CH3CHO बनेगा, जिसका नाम जो है एथेनॉल है, ठीक है? और इसका साधारण नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि एथेनॉल का फ़ॉर्मूला याद रखना है और क्या करना है कि इसका साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? HCHO, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग कीटोन समूह की बात करें तो कीटोन समूह का फ़ॉर्मूला क्या होता है कि अंत में जो है CO जुड़ा रहता है, ठीक है? अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर CO जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो कीटोन समूह का है और इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और इस दोनों तरफ जो है कार्बनिक यौगिक जुड़े रहते हैं, ठीक है? और इसका नामकरण के लिए क्या करते हैं कि लास्ट में हम लोग एनोन जोड़ते हैं, ठीक है? एनोन जोड़ कर जो है इसका नामकरण हम लोग करते हैं। अगर तो इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो यहाँ पे CO होगा, ठीक है? और इसके दोनों तरफ जो है कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा जी? CnH2n+1 CO CnH2n+1, ठीक है? n बराबर 1 2 3 जितना मन करे उतना रखेंगे और उसके बाद इसका फ़ॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले कि अगर n यहाँ पे n बराबर 3 से शुरू करते हैं, ठीक है? तो n बराबर 3 से शुरू करेंगे तो 3 4 5 6 यहाँ से लेंगे, ठीक है? अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो क्या मिलता है जी? CH3COCH3 मिलता है। तो जिसको हम लोग अगर यहाँ पे n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ से प्रोपेनॉन बनेगा, क्योंकि n बराबर 1 लेने पर हमें कार्बन कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, ठीक है? कार्बन अगर 3 मिल रहा है तो मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज़ करेंगे और कीटोन समूह का है तो इसको नाम देंगे प्रोपेनॉन। इसका कॉमन नाम जो है एसीटोन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अगर हम n बराबर अगर हम 2 लें, ठीक है? अगर हम n बराबर 2 लें तो इसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? CH3COC2H5। तो इसमें कितने कार्बन परमाणु हो गए? 2 यहाँ पे, 1 3 और 3 है 4। 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग हम लोग करते हैं और कीटोन समूह का है तो एनोन जोड़ेंगे, यानी कि इसका नाम जो होगा ब्यूटेनॉन होगा और इसका जो है कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम एथिल मेथिल कीटोन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है? और उसी प्रकार जो है ये C2H5CO C2H5 ये रहेगा तो इसमें 2 2 4 1 5 कार्बन परमाणु है। इसका इसका मतलब इसमें पेंट का यूज़ करेंगे और पेंट है और ये कीटोन समूह का है तो एनोन जोड़ेंगे, यानी कि पेंटेनॉन का ये फ़ॉर्मूला है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है?
अब हम लोग चलते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चलेंगे तो इसका जो है फ़ॉर्मूला क्या होता है COOH होता है, ठीक है? इसमें कार्बनिक यौगिक से COOH जुड़ा रहता है, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो COOH का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O इंटू O इंटू H। तो सी से एक ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और एक ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से, और O से जो है एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि ध्यान रखना है, ठीक है? और इसका नामकरण करने के लिए लास्ट में एथेनोइक अम्ल के नाम से इसको एथेनोइक अम्ल लास्ट में जोड़ देंगे। सॉरी, एनोइक अम्ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एनोइक अम्ल हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे। इसका सूत्र की बात करें तो CnH2n+1 CHO, यानी कि सबका सेम ही होता है, बस लास्ट में उसके प्रक्रियात्मक समूह को जोड़ देंगे, ठीक है? और हर प्रकारात्मक समूह के लिए अलग-अलग जो है नाम उसके अंत में जोड़ देंगे, ठीक है? तो जैसे COOH है, यानी कि अल्कोहल है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसके लास्ट में एनोइक अम्ल हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे n बराबर अगर 0 लेंगे तो इसका फ़ॉर्मूला बनेगा HCOOH बनेगा। इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानेंगे, क्योंकि एक कार्बन परमाणु है तो मेथ का यूज़ होगा, और एनोइक अम्ल जोड़ेंगे तो मेथेनोइक अम्ल, जिसका साधारण नाम हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पूछा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसका यूज़ और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि चींटी के रंग में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है? और CH3COOH जब n बराबर 1 रखेंगे तो फ़ॉर्मूला मिलेगा CH3COOH मिलेगा, और इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं जी? 2 है, तो इसलिए एथ का निर्माण करेगा, यानी कि एथेनोइक अम्ल बनेगा, और इसका साधारण नाम क्या है जी? एसिटिक अम्ल। क्या है जी? एसिटिक अम्ल, जो कि सिलिका में पाया जाता है, और इसका फ़ॉर्मूला भी पूछा जाता है। अगर n बराबर 2 अगर लेंगे, तो n बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा? C2H5COOH होगा, और इसमें कार्बन परमाणु 3 हो रहा है, 3 में, तो इसका मतलब प्रोपेनोइक अम्ल का यह परिभाषा प्रोपेनोइक अम्ल का ये फ़ॉर्मूला हो गया, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग एमिनो की बात करेंगे, ठीक है? तो एमिनो क्या होता है? जब NH2 जुड़ा होता है, जो भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें अगर NH2 जुड़ा होता है, तो वो एमिनो समूह का यौगिक होता है, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो N से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, एक इधर, तो ये होता है एमिनो समूह का, ठीक है? NH2 का ये स्ट्रक्चर है। सूत्र की बात करें तो ये CnH2n+1 और NH2 लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब n बराबर 1, 2, 3 लेकर के देखेंगे, उस फ़ॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। और इसके जो भी हम लोग फ़ॉर्मूला लिखेंगे, इसका नामकरण करने के लिए लास्ट में हम लोग एमिनो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? एमिनो, ठीक है? जब n बराबर 1 लेंगे तो फ़ॉर्मूला क्या बनेगा जी? CH3NH2। तो यहाँ पे n बराबर 1 लेंगे तो C1, और 2 एकम 2 एक 3, यानी कि C1H3, यानी कि CH3NH2 बनेगा, जिसको हम लोग एमिनो मीथेन के नाम से जानेंगे। किससे जानेंगे जी? पहले माने कि नाम के पहले हम लोग एमिनो जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो गया एमिनो मीथेन, क्योंकि कार्बन परमाणु 1 है, तो इसलिए मीथेन की श्रेणी में आएगा। तो एमिनो मीथेन के नाम से इसको जानेंगे। इसका साधारण नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन इसका साधारण नाम हो जाएगा, ठीक है? और जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये C2H5NH2 हो जाएगा, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे जी? इसका IUPAC नाम इसको बोलते हैं, एमिनो एथेन हो जाएगा, और इसका साधारण नाम की बात करें तो एथाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है? और अब हम लोग नाइट्रो की बात करेंगे, तो नाइट्रो जो भी समूह का होगा, उसके अंत में क्या होगा जी? NO2 जुड़ा रहेगा, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जी? नाइट्रोजन परमाणु से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है? और इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 और इंटू NO2 हो जाएगा, ठीक है? तो NO2 लास्ट में जुड़ा रहेगा, तो ये नाइट्रो समूह का यौगिक हो जाएगा। तो जब इसमें भी हम n बराबर 1, 2, 3, 4 रख के देखेंगे, तो इसके नाम के पहले जो है नाइट्रो जोड़ के रखते हैं, ठीक है? जैसे NH2 में एमिनो पहले जोड़ते हैं, उसी प्रकार NO2 में नाइट्रो पहले जोड़ते हैं। इतना ध्यान रखना है कि NH2 और NO2 ही वाले को ही केवल पहले जोड़ते हैं, बाकी सब में लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है? तो एमिनो हो गया तो एमिनो पहले जोड़ देंगे, नाइट्रो हो गया नाइट्रो पहले जोड़ेंगे, लेकिन और सबको जो है लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है? अगर n बराबर 1 रखेंगे तो फ़ॉर्मूला बनेगा CH3NO2 बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन, क्योंकि कार्बन परमाणु 1 है, तो हो जाएगा नाइट्रोमेथेन हो जाएगा, ठीक है? और n बराबर अगर 2 लेंगे तो C2H5NO2 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोएथेन, क्योंकि कार्बन परमाणु 2 है, तो इसको नाम देंगे नाइट्रोएथेन, ठीक है?
तो इतना आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये फ़ॉर्मूला पूछा जाता है और उसका साधारण नाम पूछ देगा, नहीं तो आईयूपीएसी नाम पूछ देगा, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी, ठीक है? समजातीय श्रेणी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला कार्बन यौगिकों के ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं, मतलब कि जितने भी समजातीय श्रेणी का होगा, उसके सभी सदस्य क्या होंगे जी, एक ही प्रक्रियात्मक समूह होंगे। यानी कि अगर सब अल्कोहल श्रेणी का है, तो सभी अल्कोहल का श्रेणी का ही होना चाहिए। अगर एक कीटोन श्रेणी का है, तो सब कीटोन श्रेणी का ही होगा, ठीक है? अगर एक नाइट्रो श्रेणी का है, तो सब नाइट्रो श्रेणी का ही होगा। अगर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का होगा, तो सब कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का ही होगा। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे समजातीय श्रेणी, तथा दोनों के बीच का अंतर जो है CH2 का अंतर होना चाहिए। जो भी फॉर्मूला दिया रहेगा, उन दोनों फॉर्मूला के बीच का अंतर मात्र CH2 का अंतर होना चाहिए। तभी अगर ये दोनों स्टेप्स को फॉलो करता है, तब जाके इसको हम लोग बोलेंगे समजातीय श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से 2 दे देता है, 2 कार्बनिक यौगिक दे देता है, पूछता है कि क्या कि समजातीय श्रेणी में है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग जाँचेंगे क्या, जैसे CH4 हो गया, ठीक है? देखिए, अगर प्रकारात्मक समूह अगर होगा तो सेम होगा और नहीं होगा तो दोनों में नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे, जैसे CH4 हो गया, ठीक है? इसमें प्रकारात्मक समूह क्या है जी? नहीं है, तो नहीं है, तो दोनों में नहीं है, तो इस प्रकार से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो यहाँ से इसमें कितना एक कार्बन ज़्यादा है, तो 1 कार्बन इसमें ज़्यादा है, यानी कि 1 कार्बन ज़्यादा है, ठीक है? इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, यानी कि दोनों में CH2 का अंतर हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि CH4 और CH2 एक दूसरे के क्या है जी, समजातीय है, ठीक है? या कह सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार C2H6 या C2H6 और C3H8 की बात करें, तो यहाँ पे दोनों में कोई एक में कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है, तो दोनों में नहीं है, तो यहाँ से मैच कर गया। और दोनों के बीच के अंतर की बात करें, यहाँ से 1 कार्बन इसमें ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पे। यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हमें मिल रहा है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों समजातीय श्रेणी में है, ठीक है? और यहाँ पे इसको बात करें, तो इसको अगर बात करें तो यहाँ पे CH3OH है, C2H5OH है, तो यहाँ पे प्रकारात्मक समूह एक में है OH, तो देखिए एक में अगर OH है तो दोनों में OH होगा, ठीक है? और दोनों में अगर अंतर की बात करें, तो यहाँ पे OH है तो यहाँ पे OH है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंतर की बात करें तो यहाँ पे 1 कार्बन का अंतर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन का अंतर मिल रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ कि 2 कार्बन का अंतर मिल रहा है, और यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि CH2 का अंतर इसमें भी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि CH3OH और C2H5OH एक दूसरे के क्या है जी, समजातीय है। ठीक है? तब चलते हैं अगले स्लाइड पे। नोट में क्या है कि नोट में है कि समजातीय श्रेणी में दोनों के आणविक द्रव्यमान भी समान अंतर होते हैं, यानी कि जो भी समजातीय श्रेणी में अगर होगा, दोनों के आणविक द्रव्यमान में भी क्या होगा जी, समान का अंतर पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों में अंतर CH2 का होगा, और दोनों में अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो दोनों में आणविक द्रव्यमान समान का अंतर होगा, ठीक है? समजातीय श्रेणी वाले यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं जी, क्रमिक अंतर पाए जाते हैं। तो ये पूछता है कि समजातीय श्रेणी में क्या-क्या समान होते हैं और क्या-क्या असमान होते हैं। तो इसके क्या होता है जी कि इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं जी? इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि दोनों का गुण समान होता है, लेकिन भौतिक गुण में अंतर पाए जाते हैं। भौतिक गुण मतलब जो बाहर से दिखे, ठीक है? जैसे उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, स्ट्रक्चर देखने में अलग-अलग लगता है, लेकिन वो उसका जो है रासायनिक गुण समान होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि इसके भौतिक गुण अलग होता है, लेकिन इसके रासायनिक गुण क्या होता है जी, समान होता है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे आगे। यहाँ पे क्या है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त जो है एसिटिलीन का जो ज्वाला होती है, उसका ताप कितना होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का है। यानी कि वेल्डिंग में हम लोग किस गैस का यूज़ करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन। और इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, जो वेल्डिंग होता है उसका टेम्परेचर जो है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया के बारे में कि संकलन अभिक्रिया क्या है, ठीक है? तो संकलन अभिक्रिया क्या है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि असंतृप्त और संतृप्त क्या है। संतृप्त वैसे कार्बनिक यौगिक है जिसके बीच सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है,
और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक है जिसके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो उसको हम लोग असंतृप्त कहेंगे। तो संकलन अभिक्रिया क्या है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जिसमें उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक माने अभिक्रिया कराने के लिए जो बाहर से दिया गया जो पदार्थ होता है उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में प्लेडियम यूज होगा, प्लेटिनम यूज होगा या निकेल यूज होगा, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जिसमें उत्प्रेरक जो प्लेटिनम, प्लेडियम, प्लैटिनम या निकेल के उपस्थिति में प्रतिकारकों का योग होता है, उसे हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक है उसमें हम लोग हाइड्रोजन का योग कराते हैं। क्या कराते हैं जी? हाइड्रोजन का योग कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्लैडियम में या प्लैटिनम की उपस्थिति में या निकल की उपस्थिति में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संकलन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे C2H4 यानी कि ये इथेन है। इथेन में अगर हम H2 का योग करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में हम लोग करवा रहे हैं। इथेन का H2 से करवा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है क्या जी? C2H6 मिल रहा है, ठीक है। C2H6 मिल रहा है जिसको हम लोग इथेन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है जी? ये इथीन है, एथीन है, ठीक है। इसके बीच डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे इथीन। तो ये है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, डबल बॉन्ड है, ये इथीन है, एल्कीन श्रेणी का। हाइड्रोजन जुड़ेगा निकल की उपस्थिति में, ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, ये एल्केन श्रेणी का आ जाएगा इथेन। इसके बीच तो सिंगल बॉन्ड रहता है। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक बन गया निकेल की उपस्थिति में। इस प्रकार कहें कि यह जो है एक संकलन अभिक्रिया है। आगे की बात करें तो आगे वही है कि C2H2 जो है ये इसको बोलेंगे इथाइन है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ये 2H2 से अभिक्रिया करेगा निकेल की उपस्थिति में, तो C2H6 का निर्माण करेगा यानी कि एथेन का निर्माण करेगा, और एथेन में सिंगल बॉन्ड रहता है यानी कि ये जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से कहेंगे ये जो है ये संकलन अभिक्रिया का ये सब जो है उदाहरण है। ये क्या है कि किसी यौगिक की हाइड्रोजन के साथ किसी यौगिक की हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। कि यदि अगर कार्बनिक यौगिक हम लोग हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, यदि किसी यौगिक की हाइड्रोजन के साथ हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उस संकलन अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है उद्योगों में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग संकलन अभिक्रिया का यूज करते हैं यानी कि हाइड्रोजनीकरण का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये संकलन अभिक्रिया यूज होता है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल में हम लोग हाइड्रोजनीकरण कर दिए यानी कि संकलन अभिक्रिया कर दिए निकेल की उपस्थिति में, ये वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था और वनस्पति घी जो है ये बन गया जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जो भी असंतृप्त यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो भी है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जब हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसको जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल दिया जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो जो भी वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वनस्पति घी की बात करें तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया है। चलिए आगे क्या है कि सूरजमुखी के तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल में असंतृप्त वसा होते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। वही बात है, यानी कि जिसमें असंतृप्त वसा होगा वो जो है स्वास्थ्यवर्धक होगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो वो कौन है? सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल, इन सब में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है कि वनस्पति घी के बारे में पढ़ेंगे। वही है कि ये जो है ये तो संतृप्त है, वनस्पति तेल से बना है। तो इसमें इसके अंतर्गत आता है डलडा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि डलडा जो है वो क्या है जी इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो वही है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए क्या होता है जी? हानिकारक होता है, ठीक है। जंतु वसा अम्ल में भी जो जंतु वसा अम्ल है उसमें भी क्या होता है जी? संतृप्त वसा अम्ल होता है, इसीलिए इसका उपयोग स्वास्थ्य के हानिकारक होता है। ये क्या होता है जी? स्वास्थ्य के लिए क्या होता है जी? हानिकारक होता है जंतु वसा अम्ल। आए क्या है अब एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल मतलब क्या होता है? C2H5OH। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? C2H5OH होता है, ठीक है।
इसका उपयोग मादक पदार्थों के रूप में होता है, यानी कि जो भी शराब होता है, वो शराब में क्या रहता है जी? एथेनॉल रहता है। क्या रहता है? एथेनॉल, जिसके थोड़े से मात्रा के उपयोग से नशा उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि एथेनॉल एक शराब है, शराब में एथेनॉल पाया जाता है। इसका उपयोग अगर हम लोग मादक पदार्थ के रूप में करते हैं, तो इससे जो है हमें नशा उत्पन्न होती है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि परिशुद्ध एथेनॉल, जो भी एथेनॉल माने कि पूरा शुद्ध एथेनॉल, इसमें पानी की मात्रा ना हो, ठीक है? यानी कि बिल्कुल जल रहित, जिसमें मतलब ऐसा एथेनॉल जिसमें पानी की मात्रा जो है नहीं हो, इसकी थोड़ी-सी मात्रा जो है घातक सिद्ध हो सकती है, यानी कि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए जो है शराब में बाहर से जो है पानी मिला के उसके बाद पिया जाता है, क्योंकि जल रहित जो शराब होती है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है जी? बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए बाहर से उसमें पानी मिला दिया जाता है, ठीक है? अब एथेनॉल का प्रकृति कैसा होता है? तो एथेनॉल जो है ये रंगहीन द्रव है, मीठी गंध वाली है, ये एक अच्छा विलायक है, यानी कि ये जो है अपने अंदर जो है विलय को अच्छी तरीके से मिला लेती है, ठीक है? इसका क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक 351 केल्विन होता है, यानी कि 351 केल्विन पर ये भाप में बदलने लगता है। और इसका गलनांक की बात करें, तो 156 केल्विन होता है, यानी कि 156 केल्विन होता है। तो ये दोनों को क्या करना है? ध्यान रखना है। इसकी ये जो है प्रकृति में बात करें इसकी जो है, तो ये प्रकृति में कैसी होती है जी? ना अम्लीय होती है और ना क्षारीय होती है, यानी कि ये उदासीन होती है प्रकृति में, एथेनॉल की बात करें। तो ये C2H5OH की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग CH3 की बात करेंगे, तो ये CH3OH की बात करेंगे, ठीक है? तो CH3OH का मतलब होता है मेथेनॉल। जब कार्बन एक हो, तो उसको मेथेनॉल कहेंगे, CH3OH कहेंगे, C2H5OH को हम लोग मेथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। C2H5OH जो है नशा उत्पन्न किया करता है, लेकिन अगर मेथेनॉल की बात करें, CH3OH की बात करें, तो इसका नाम हम लोग जो है मेथेनॉल कहेंगे, या पिरिडीन के नाम से भी जानते हैं, या कॉपर सल्फेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यह एक जो है जहरीला पदार्थ, क्या है जी? जहरीला पदार्थ है, जिसके सेवन से मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप लोग जैसे सुने होंगे कि शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि शराब बनाते समय यदि एथेनॉल की जगह अगर मेथनॉल बन जाता है, तो वह जो है उस शराब को पीने से मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेथनॉल जो है जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। उसी प्रकार होता है, एक स्पिरिट होता है। स्पिरिट का एक मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे घाव वगैरह को धोने के लिए हम लोग जो है स्पिरिट का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका रंग जो है नीला होता है। कैसा होता है जी? नीला, यानी कि घाव साफ करने के लिए जो नीले पदार्थ का जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो क्या है जी? स्पिरिट होता है। क्या, ठीक है? और इसमें क्या होता है जी? मेथनॉल होता है, और स्पिरिट के अंदर क्या होता है? मेथनॉल होता है। और ये भी खतरनाक है, क्योंकि मेथनॉल है तो क्या है जी? स्वास्थ्य के लिए क्या है? ये खतरनाक है, यानी कि इसके अगर सेवन कर लेंगे तो इससे जो है मौत भी हो सकती है। इसका उपयोग जो है घावों तथा सिरिंजों को रोगाणुमुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि घाव को साफ करने के लिए, वहाँ से रोग को मारने के जो भी जीवाणु है उसको मारने के लिए, और सिरिंजों में जो भी जीवाणु फैल जाते हैं, तो उसको मारने के लिए जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, किसका? स्पिरिट का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम लोग एस्टर की बात करें, तो एस्टरीकरण पहले सबसे पहले अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है? तो एस्टर कैसे बनता है? तो एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, ठीक है? दोनों की जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को जब हम मिलाते हैं, तो वो बनता है एस्टर बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को जब हम मिलाएँगे, तो बनेगा एस्टर। इस क्रिया को हम लोग एस्टरीकरण करेंगे, जो इस अभिक्रिया को, रिएक्शन को क्या कहेंगे जी? एस्टरीकरण कहेंगे। तो इसका जैसे रिएक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे CH3COOH है, यानी कि मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है? सॉरी, एथेनोइक अम्ल है, CH3COOH क्या है? एथेनोइक अम्ल, क्योंकि कार्बन परमाणु 2 है, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग एथेनोइक अम्ल। C2H5OH है, यानी कि एथेनॉल है, यानी कि एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल। तो ये क्या है जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये यौगिक है, और ये अल्कोहल का यौगिक है। जब दोनों को मिलाएँगे, तो हमें क्या मिलेगा जी? CH3COO C2H5 मिलेगा, और प्लस में H2O बाहर निकलेगा। तो ये जो बना, ये क्या है? ये एस्टर बना, ठीक है? ये एस्टर बना, और हम लोग जानते हैं कि जो भी सी डबल ओ वाला जो होता है, वो क्या होता है जी? एस्टर होता है, और इसका नाम क्या होगा जी? एथिल एथेनॉइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? एस्टर की अगर गुण की बात करें, तो एस्टर की जो गंध होती है, मृदु होती है। मृदु मतलब क्या होती है जी? मीठी, ठीक है? इसका गंध कैसी होती है? मीठी होती है। और यह प्रकृति में कैसी होती है जी? फलों एवं फूलों में पाए जाते हैं। यह प्रकृति में किस रूप में कहाँ पाया जाता है? तो फल में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है, ठीक है? जिसमें
पके हुए फल एवं फूल से मीठी गंध आती है। यानी कि पका हुआ जो भी फल होता है या फूल होता है उसमें मीठी गंध किस कारण आती है? तो उसमें एस्टर होता है, उसी एस्टर के कारण जो है उस फूल से या फल से मीठी गंध आती है। ठीक है? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग जो है कृत्रिम इत्र यानी कि इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये एक मृदु गंध देती है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसका यूज़ जो है परफ्यूम बनाने के लिए या इत्र बनाने के लिए हम लोग करते हैं एस्टर। ठीक है? उसके बाद आगे क्या है कि एस्टर जो है अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनाता है। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग पढ़े कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल को जब हम मिलाते हैं तो एस्टर बनता है, और एस्टर की अभिक्रिया जब अम्ल या क्षारक से पुनः करा दी जाती है, दोबारा जब कराई जाती है, तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से जो मिलके बना है, वो दोनों अलग-अलग हो जाता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग हो जाता है और एल्कोहल अलग हो जाता है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल या क्षार किसी एक से अभिक्रिया करेगा तब। और इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? जिसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, ठीक है? तो साबुन बनाने में हम लोग किस प्रक्रिया का यूज़ करते हैं? स्टरीकरण का यूज़ करते हैं, ठीक है? साबुनीकरण प्रक्रिया का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एस्टर जो है अम्ल या क्षार से उपस्थित अभिक्रिया करके वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनाता है, ठीक है? और इसी अभिक्रिया से हम लोग साबुन का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो एथेनोइक अम्ल तो पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा-सा इसके बारे में कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह जो है एथेनोइक अम्ल जो है यह रंगहीन होता है और ये तीखी गंध वाला द्रव होता है, ठीक है? इससे गंध जो है तीखी आती है और ये जो है एक रंगहीन पदार्थ है, इसका मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। जल एवं कार्बनिक विलायकों में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब एथेनोइक अम्ल को हम लोग जल में घोलते हैं या कार्बनिक जो भी विलायक है उसमें अगर हम घोलते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? हीट प्रोड्यूस होता है जिससे इसका जो है आयतन घट जाता है, यानी कि वॉल्यूम जो है इसका घट जाता है। इसका क्वथनांक की बात करें तो 391 केल्विन होता है और इसके गलनांक की बात करें तो गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम लोग साबुन और अपमार्जक के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो साबुन और अपमार्जक क्या है? तो साबुन क्या है जी? यह उच्च वसा अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। यानी कि सोडियम लवण और पोटेशियम लवण से मिलकर के साबुन बना होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इन्हें जल में घोलने पर यह जल के पृष्ठ तनाव को घटा देता है। जब हम लोग साबुन को जो है जल में घोलते हैं, तो जल के जो है सरफेस टेंशन को क्या करता है? ये डिक्रीज़ कर देता है, यानी कि घटा देता है, ठीक है? इसके द्वारा बने झाग को निषेल करते हैं, यानी कि जब हम साबुन को घोलेंगे तो उससे झाग उत्पन्न होगा और उस झाग को हम लोग यानी कि फेन उत्पन्न होगा, उस फेन को हम लोग कहते हैं निषेल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? और साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है, यानी कि साबुन में हम लोग साबुन बनाने के लिए हम लोग नमक का भी यूज़ करते हैं। तो नमक का यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि साबुन जो है जल्दी नहीं गले, यानी कि गलने से बचने के लिए, ठीक है? झाग को जल्दी सूखने से बचने के लिए ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। ग्लिसरॉल मिलाते हैं, ग्लिसरॉल इसलिए मिलाते हैं ताकि वो जो उससे जो भी झाग निकले वो जल्दी सूखे ना, ठीक है? और साबुन में 10% जल भी मिलाया जाता है ताकि ये चिपके नहीं, तो चिपकने से बचने के लिए जल मिलाया जाता है। झाग को जल्दी सूखने से बचने के लिए ग्लिसरॉल मिलाते हैं और जो है जल्दी गले नहीं इससे बचने के लिए नमक का यूज़ करते हैं। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? और साबुन से जो है जब साबुन आँख में लगती है तो इससे जलन उत्पन्न होता है। किसी कारण जो है उसके अंदर जो है सल्फ़ोनिक अम्ल रहता है, ठीक है? उसी सल्फ़ोनिक अम्ल के कारण जो है आँख में जलन होती है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि साबुन में क्षार नहीं पाया जाता है। यह कठोर जल में झाग नहीं देता है, ठीक है? जो भी साबुन जो बनता है, साबुन में क्षार नहीं पाया जाता है, ठीक है? इसीलिए जो है यह कठोर जल में झाग नहीं देता है। लेकिन अपमार्जक जो है, अपमार्जक के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। अपमार्जक में क्षार पाया जाता है, इसलिए जो है अपमार्जक कठोर जल में झाग देगा, लेकिन साबुन कठोर जल में झाग नहीं दे पाएगा, ठीक है? अब अपमार्जक यही है कि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्षार पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या है जी साबुन। साबुन बनाने में क्या किसका-किसका यूज़ किया जाता है? अरंडी का यूज़ किया जाता है, मूँगफली का यूज़ करते हैं, उसके बाद महुआ का यूज़ करते हैं और नारियल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जबकि अपमार्जक बनाने के लिए हम लोग कोयला का यूज़ कर अपमार्जक मतलब जिसको सर्फ़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मतलब सर्फ़ जो है एक अपमार्जक का ही भाग है। तो इस प्रकार से इसको कहेंगे, ठीक है? तो अपमार्जक बनाने के लिए हम लोग कोयले का यूज़ करते हैं
पेट्रोलियम से प्राप्त जो भी हाइड्रोकार्बन है, उसका यूज़ हम लोग करते हैं, यानी कि कोयले और पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं हम लोग जो है अपमार्जक बनाने के लिए, ठीक है? साबुन में आर्द्रता गुण कम पाया जाता है, जबकि अपमार्जक में आर्द्रता गुण ज़्यादा पाया जाता है। तो आर्द्रता गुण की अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो साबुन में गुण कम पाया जाता है और अपमार्जक में जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि उसके बाद कुछ हम लोग वसीय अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और उसका फ़ॉर्मूला देखेंगे। तो पेरेटिक अम्ल जो होता है, पेरेटिक अम्ल का ये फ़ॉर्मूला है C15H3 C15H31 COOH है, तो इसको हम लोग पेरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। सोडियम परमिटेट के जो है C15H31 COONA जो है, ये सोडियम परमिटेट का नाम है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता है। इसके बाद क्या है कि ओलेइक अम्ल है। ये ओलेइक अम्ल जो है C17H33 और COOH इसका फ़ॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है। और सोडियम ओलिएट की बात करें तो सोडियम ओलिएट का फ़ॉर्मूला क्या होता है जी? C17H33 COONA होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को बस केवल ध्यान रखना है कि नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम में उतना एग्ज़ाम के व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए, उसके बाद क्या है कि साबुन जो है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन से क्रिया करके चिकने मालफेन का निर्माण करता है, जो कपड़े एवं बालों पर चिपक जाता है, ठीक है? यानी कि जो साबुन है, साबुन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से क्रिया करता है, ठीक है? साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से क्या करता है? क्रिया करता है और चिकने मालफेन का निर्माण करता है जो कि कपड़े पर और बालों पर क्या होता है जी? चिपक जाता है, कौन? साबुन। जबकि अगर अपमार्जक की बात करें, तो अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित किससे अभिक्रिया करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ किसी भी प्रकार के अम्लीय अवक्षेप का निर्माण नहीं करता है। जबकि साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन अपमार्जक जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, अवक्षेप का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया एवं सल्फेट लवण है, तो इसको चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग का जो कार्बन और उसके यौगिक है, वो टोटल चैप्टर समाप्त हुआ। तो अगर आप कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस नोट्स को एक बार देखिए अच्छा आपका रिवीजन होगा और प्लस में इसमें जितने भी कंटेंट है, वो सभी कंटेंट जो है एग्ज़ाम के व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका एक-एक पॉइंट जो है एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो इतना आप लोग अगर कर लेते हैं, तो आपके जो है लगभग इस चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चन जो है बन जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।